Hello students, yesterday we finished here charcoal crates. Now we are starting ahead. During one of the long dark evening, here the story starts again. During one of the long dark evening, just before Christmas. Christmas से पहले की रात की बात है. The master smith and his helper sat in the डार्क फॉल्स. अब थोड़ा समझिएगा, स्मिथ लोहार को ही कह रहे हैं यहाँ, आयरन स्मिथ. द मास्टर स्मिथ मतलब उन जितने भी वहां काम कर रहे थे, लोहार या लोहे का जो काम कर रहे थे, उन सब का हेड. वो कौन हुआ? मास्टर स्मिथ. तो क्रिसमस से पहले की शाम थी. अब कहानी शुरू होती है जहां आपको ये सब पता चलेगा. द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज. उस अंधेरी भट्टी में बैठे हुए थे. भट्टी में बैठे होना मतलब अंदर नहीं, वो पूरा एरिया ही फॉर्ज कहलाता है जहां भट्टियां जलती हैं. डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस, भट्टी के बिल्कुल पास. वेटिंग फॉर द पिग आयरन. अब पिग आयरन का मतलब, पिग का मतलब तो सुअर होता है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है. यहां है कच्चा लोहा, पिग आयरन. ठीक है. वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर. उस कच्चे लोहे को पकने की, पिघलने की वेट कर रहे थे, जो कि आग में रखा गया है. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि वो इतना लाल हो जाए और कि उसे एनविल पे रखा जाए. एनविल क्या होती है? इसको हिंदी में निहाई कहते हैं. कभी लोहार को लोहा कूटते हुए देखा है? जब वो लोहे को कूटता है तो गर्म करने के बाद, रेड करने के बाद, लोहे को एक लोहे के बड़े से आकार के भारी भरकम औजार पे रखता है. उसे एनविल कहते हैं, जिस पर रखकर कुटाई होती है. लोहा कूट दिया जाता है. अच्छा. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल. अब वो मतलब बहुत सारे हेल्पर और लगे हुए हैं. सीन चल रहा है फोर्ज का, और इस बात का वेट कर रहे हैं कि कब लोहे को गर्म करने के बाद निकालें और उसे एनविल पे रखें. एवरी नाउ एंड देन, बीच बीच में, कभी कभी, वन ऑफ देम, उनमें से एक, got up to stir the glowing mass with a long iron bar. उनमें से बीच बीच में कोई एक खड़ा होता. एंड टू स्टिर, स्टिर का मतलब होता है किस चीज को हिलाना, स्टिर करना. ठीक है. जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालो और स्टिर करो. स्टिर मतलब खंगालना, हिलाना. तो उनमें से बीच में से कोई एक आदमी उठता बीच बीच में और स्टिर करता ग्लोइंग, जलते हुए लोहे के या जलते हुए कोयले की मास को. वो हिलाता था आयरन बार से. लोहे के एक बड़े से टुकड़े से उसको हिलाया जाता. रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और थोड़ी देर के बाद वापस लौटता. ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, और वो आदमी जो वहां लोहे को हिलाने जाता था, पलटने जाता था, वो परस्पिरेशन, पसीने से तरबदर होकर, ड्रिपिंग, पानी टपकते हुए वापस लौटता था. दो एज वॉज द कस्टम, हालांकि जैसे कि वहां का रीति रिवाज था, परंपरा थी. क्या कस्टम था जी? ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट. वो जो आदमी आग के पास जाता था, वो एक लंबी सी शर्ट पहनता था. एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहनता. All the time there were many sounds to be heard. और हर घड़ी वहां पर बहुत सी आवाजें सुनी जा सकती थी. कहां पे? फौज के आसपास. अब सीन चल रहा है ओरिजिनल, जहां ये कहानी अपना लीड पकड़ेगी. All the time there were many sounds to be heard in the forge. उस मिल में, उस भट्टी में हर घड़ी कोई ना कोई आवाज सुनी जा सकती थी. द बिग बेलोज, बेलोज भी बड़ी बड़ी भट्टियां धक 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 करके जो जलती हैं. देखो ऊपर किसी ने लिखा भी हुआ है धक धक की आवाज. ग्रोन का मतलब वैसे क्या होता है? कराहना. ग्रोनिंग, कराहना, जैसे कोई दर्द के मारे कराहता है. लेकिन यहाँ कुछ और सीन बन गया. द बिग बेलोज, बड़ी बड़ी भट्टियां. ग्रोन मतलब
उसमें कोयला जलता है तो वो भी दहाड़ती हैं, ये समझो कराती हैं। एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड, और जब कोयला जलता है चट चट करके वो टूटता है। सीन देखो कितना अच्छा क्रिएट हुआ। द फायर बॉय शोवल, अब शोवल फावड़े को कहते हैं भैया। अब घर में एक शोवल होता है ना, फावड़े जैसा, खेती बाड़ी में इधर हम यूज करते हैं, तो फावड़े से हम किसी भी चीज को उठा के इधर से उधर फेंकते हैं। अब वही सीन है द फायर बॉय। अब फायर बॉय किसको कहा गया है? जो आग के पास खड़ा है, लोहे को पलट रहा है। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द माह। अभी माव क्या है? माव का मतलब है भट्टी का बड़ा सा, चौड़ा सा, बिग साइज, ह्यूज साइज माउथ, उसका मुंह, उसका एंट्री। जैसे कोई भट्टी बना दी गई, उसकी बड़ी सी एंट्री, उसको माव कहा गया है। तो भाई फायर बॉय चारकोल को किस में फेंक रहा है? भट्टी के बड़े से मुंह में, शोवल फावड़े से उठा उठा कर फेंक रहा है। ऑफ द फर्नेस विद ग्रेट डील ऑफ क्लटर, और उसमें बहुत ज्यादा क्लटर, चट चट पट पट की आवाजें आ रही हैं। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर दहाड़ रहा है। रोर का मतलब जैसे दहाड़ना। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर दहाड़ रहा है वाटरफॉल। अब दहाड़ने से तो कोई मतलब नहीं बना ना यहाँ। यह मतलब ये हुआ कि बाहर जोर जोर से झरने की आवाज आ रही है। अंदर भट्टी के मुंह में चारकोल फेंका जा रहा है, फावड़े से भर भर के, मतलब जो भी यंत्र है उससे भर भर के कोयला फेंका जा रहा है, चारकोल फेंका जा रहा है, और चटर चटर कटर कटर की आवाज़ें आ रही हैं। बाहर वाटरफॉल की आवाज़ें आ रही हैं। मैं यहाँ ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। चलिए फिर भी बताते हैं। द फायर बॉय इज थ्रोइंग द चारकोल एंड कोल इनटू द बिग माउथ ऑफ द furnace with a shovel, with any of the item which can help in throwing something in the furnace. A great deal of clatter means when the coal or charcoal is thrown into the into the big mouth, there was a great sound. Suppose you are throwing some kind of ghee or other material or jeera or other thing into the fire, then it creates some clatter. सेम सिचुएशन वॉज देयर। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर आवाज आ रही थी झरने की। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड whipped। अब whip का मतलब वैसे तो होता है कोड़ा, कोड़ा चाबुक सुना होगा आपने, whipped the rain against the brick tiled roof। और भाई बाहर नॉर्थ की तरफ से बड़ी तेज हवाएं चल रही थी। whip कोड़े की तरह, चाबुक की तरह बारिश किस पे आकर टिक रही थी? whipped the rain against the brick tiled roof। वह उसकी जो छत थी, किसकी? फोर्ज की। फोर्ज मतलब वो कोयले वाली, लोहे वाली भट्टी। Waterfall and sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof means the winds, the air was very fast and it was throwing the rain against its flow to the brick tiled roof very hardly, and in result it's creating a great voice and great noise as well. It was probably on account of all these noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. अब ये लाइन है। It was probably on account of all this noise, इस सारी शोर शराबे की वजह से ऐसा हुआ, that the blacksmith did not notice, कि वहां बैठा हुआ लोहार इस बात को देख ही नहीं सका, that a man had opened the gate, कि किसी आदमी ने दरवाजा खोला, and entered the forge. Can you guess who is this man? Where the story is going ahead? This man is your rat trap seller. Until he stood close up to the furnace, और जब तक पता नहीं चला, जब तक कि वो भट्टी के बिल्कुल पास नहीं चला गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light. चलो, surely it was nothing unusual for poor vagabonds
वैसे तो इस गरीब वेगाबॉन्ड होता है आवारा घूमने वाले लोग, वैसे तो इस गरीब से ये वेगाबॉन्ड को, आवारा घूमने वाले इंसान के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, कि वो आज उसको नाइट पे अच्छा शेल्टर नहीं मिला, उसके साथ तो रोज ही ऐसा होता था। टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज, कि उसे कोई जगह ना मिली हो और वो एक भट्टी की तरफ आया हो, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और भट्टी में चल रही रोशनी को अट्रैक्ट होकर वहां आ गया हो। ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ, इट इज वेरी यूजुअल। ठीक है, थोड़ा सा एक बार बंद करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, 10 मिनट से ज्यादा जा चुका है। अब दोबारा चलते हैं, कहाँ थे हम? Which escaped through, अच्छा, surely it was nothing unusual for the poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pane, और उस लाइट से उन्हें अट्रैक्ट होकर आना पड़ा होगा, जो कि सूटी, एक्चुअली सूट नहीं कहेंगे, सूट, एच नहीं बोलेंगे इसमें, सूटी पेन। अब सूटी पेन का मतलब हुआ कालिक। अब कालिक अगर मैं समझाऊं तो देखो, अगर हमारे घर में जो फर्नेसी चलती हैं या चूल्हा चलता है, उसके ऊपर जो बाहर चिमनी लगी होती है तो वो अंदर से बिल्कुल काली हो जाती है, उनको सूटी पेन कहते हैं। तो सूटी पेन में से, अब भट्टी या उस आयरन मिल में से ऊपर से जहां से लाइट निकल रही थी, रोशनी निकल रही थी, शायद उसको देखकर अट्रैक्ट होके वो यहाँ आया होगा। एंड टू कम इन टू वार्म themselves in front of, और अक्सर ये वेगाबॉन्ड यहाँ पे आ जाते थे, वेगाबॉन्ड या आवारा लोग आ जाते थे, come in to warm themselves in front of, 1 minute, in front of the fire. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. अब देखो, इस तरह लोग अंदर आ जाते थे, और वहां के जो ब्लैक स्मिथ्स, यानी वो जो लोहे का काम करने वाले लोग वहां रहा करते थे, ग्लांस का मतलब बच्चों देखना होता है, बहुत ही कैजुअली, वैसे ही किसी को देख लिया तो देख लिया, ऐसे ही देखते थे, लोग आते जाते रहते थे। एंड इनडिफरेंटली, बिना किसी वजह के, बिना दुर्भाव के उनको देखते थे। एट द इंट्रूडर, जो भी अंदर आता था। इंट्रूडर होता है घुसपैठिया। अब घुसपैठिया यानी कि जो भी फौज में आता था, वहां के आयरन स्मिथ्स बड़े ही नॉर्मल और कैजुअल तरीके से उनको देखते थे, कोई सीरियस इश्यू वहां पे नहीं होता था। He looked the way people of his type usually did. और दिखने में भी वो ऐसा ही दिख रहा था जैसा कि उसकी तरह के लोग दिखते हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जैसा उनका लुक होता है, ऐसा ही आयरन मास्टर का लुक, सॉरी नॉट आयरन मास्टर, रेड ट्रैप सेलर का लुक दिख रहा था। विद ए लॉन्ग बियर्ड, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, डर्टी, गंदे मैले कुचैले कपड़े, रैग्ड, फटे हुए कपड़े, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसके पास रेड ट्रैप्स का एक पूरा बंच था, गुच्छा था, डैंगलिंग, लटकता हुआ, घूमता हुआ, चलता हुआ। लटकना कह सकते हो आप, किसी चीज का लटक जाना इधर उधर, तो डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि उसकी चेस्ट पर लटके रहते थे। ये इस तरह का सीन था उसके साथ। मीन्स ही एंटर्ड द फोर्ज, एंड मोस्टली व्हाट हैपेंड, द blacksmiths who used to work inside the forge basically did not make any interfere in between of others, who is coming, who is going, it was not their bother. And this time your intruder, means the red trap seller, looked the same as his kind of people used to do. With a long beard, his clothes were very dirty and ragged, and with a bunch of red traps which were flying, which were dangling, which were hanging on his chest. And this is the end of the day. See you tomorrow, guys. Because of the hard word meanings, you must do some practice, please. This is the best chance to learn some meanings over here. So get to your dictionaries and find out some of the meanings. English means what? English means the work of vocabulary and the transformation of sentences and the making of sentences
different kind of sentences, narrations, voices, but vocabulary is one of the best one. So kindly go to your dictionary, refer your dictionary please, and find it out. Thank you so much for the day. See you tomorrow.